एक दौर था जब भारत की फुटबॉल टीम ओलंपिक खेली थी और वो साल था 1948। लंदन में ओलंपिक्स हो रहे थे। स्क्रीन पर तस्वीर में आपको भारतीय टीम के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। आप उनके पैरों पर गौर कीजिए, जूते नहीं दिख रहे हैं आपको। ये तस्वीर दिखाकर कई लोग कहते हैं कि भारत इतना गरीब था, तब के खिलाड़ी जूते भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब ये जो बात है वो आधी सच है। भारत गरीब था, लेकिन जूते न पहनने की वजह दूसरी है। भारतीय खिलाड़ी दशकों से बिना जूते खेलते आए थे। जूते पहनकर खेलने की आदत उनको नहीं थी, इसलिए टीम के 8 खिलाड़ी बिना जूतों के ही खेले, जिससे वो कंफर्टेबल थे। 3 लोग जूते पहनकर खेले। टीम के कप्तान ताली मेरे नाव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इंडिया में फुटबॉल खेलते हैं, आपकी तरह फुटबॉल नहीं खेलते। फिलहाल ये एक दिलचस्प किस्सा था, लेकिन बात सिर्फ फुटबॉल टीम की ही नहीं थी। 1940 के दशक में भी भारत के 80% से ज्यादा लोग बिना चप्पल या जूतों के चलते थे। आज आपको सुनाएंगे कहानी उस कंपनी की जिसने भारतीयों को जूता पहनना सिखाया। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी बाटा की। बाटा के बारे में आज भी लोगों का मानना है कि ये भारतीय कंपनी है, जबकि ये बात सही नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे पता चलता है कि बाटा भारत में रची बसी है। बाटा की कहानी शुरू होती है यूरोप के एक देश चेक रिपब्लिक से। साल 1894 में ये देश ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ जलीन नाम के इलाकों में एक परिवार कई पीढ़ियों से जूते बनाता था। इसी फैमिली के एक मेंबर थॉमस बाटा ने सोचा कि क्यों न एक कंपनी बनाई जाए। उन्होंने माँ से $320 लिए और एक कंपनी रजिस्टर कर काम की शुरुआत कर दी। साथ में अपने भाई और बहन को भी लगाया। शुरुआत में ही काम अच्छा चल गया, लेकिन फिर कर्ज लेकर कंपनी आगे बढ़ाने के चक्कर में भट्टा बैठ भी गया। मतलब कंपनी ठप हो गई और कोई चारा न देख थॉमस बाटा अपने भाई बहन को लेकर इंग्लैंड चले गए। यहाँ उन्होंने जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और बिजनेस की बारीकियां सीखी। कुछ साल यहाँ काम करते हुए बाटा ने पैसे इकट्ठा किए और वापस अपने मुल्क आकर फिर से कंपनी स्टार्ट की। ये साल था 1899 का। बाटा ने 2 कमरों की दुकान से जूता बनाने का काम शुरू किया और सब कुछ अभी भी पहले जैसा ही था, सिर्फ एक अंतर के अलावा अब बाटा को सिर्फ जूते बनाना ही नहीं, उन्हें बेचना भी आ गया था। मतलब मार्केटिंग स्किल आ गई थी। जल्दी कंपनी चल निकली। 20वीं सदी की शुरुआत तक कंपनी हर रोज लगभग 2000 जोड़ी जूते बनाने लगी। लगभग 600 लोग बाटा कंपनी में काम करते थे और तब के स्टैंडर्ड से ये यूरोप की सबसे बड़ी जूते बनाने वाली कंपनी थी। 1910 के दशक की शुरुआत में कंपनी ने मशीनीकरण भी शुरू किया। जूते हाथ के बजाय मशीनों से बनाए जाने लगे। ये जूते मजबूत तो थे ही, साथ में किफ़ायती भी थे, क्योंकि इनके लिए आर्टिसंस नहीं चाहिए थे जो हाथ से कीले वीले लगाएं। इसलिए धड़ाधड़ बिकने भी लगे क्योंकि सस्ते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी 1914 में विश्व युद्ध हो गया। इसे आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं, लेकिन तब इसे ग्रेट वॉर कहा जाता था। सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि सेकंड ग्रेट वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई ही नहीं थी। फिलहाल ग्रेट वॉर के चलते काम करने वाले हाथों में बंदूकें आ गईं। जहां जान की फिक्र वहां बिजनेस कैसे चलता, तो मंदी शुरू हुई। बिजनेस ठप होने लगा। बाटा की कंपनी पर भी असर पड़ा, लेकिन उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा। लोगों के पास पैसे कम थे, अब वो महंगी चीजें खरीद नहीं सकते थे, इसलिए बाटा ने अपने जूतों की कीमतें और कम कर दी। ये तरीका काम कर गया। जहां मंदी ने कई बिजनेस बर्बाद कर दिए, वहीं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी बाटा सरवाइव कर गई। सिर्फ बची ही नहीं रही, कंपनी ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी की। 1917 तक कंपनी ने 2 गुना मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। यही रफ्तार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी चलती रही। बाटा ने दूसरे देशों में कारोबार शुरू किया, जिनमें से एक हिंदुस्तान भी था। बाटा हिंदुस्तान कैसे आई, इसके पीछे भी जो कहानी है वो दिलचस्प लगेगी आपको सुनने में। दरअसल थॉमस बाटा के बेटे थॉमस बाटा जूनियर 1920 में हिंदुस्तान आए। ये क्यों आए थे? कच्चा माल खरीदने के लिए। बंगाल में तब उन्नत क्वालिटी का रबर मिलता था। अब बाटा जब कोलकाता पहुंचे तो देखा कि लोग बिना जूते
चप्पलों के ही चल रहे हैं। जिन चंद लोगों ने जूते पहने भी थे वो भी यूरोपियन क्वालिटी के जूतों के बराबर के नहीं थे। बाटा को यहाँ मौका दिखाई दिया, बड़ी पॉपुलेशन थी और उन्होंने हिंदुस्तान में जूतों की फैक्ट्री डालने का फैसला लिया और इसका मौका उन्हें मिला 1932 में। भारत में बाटा की शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल के कौन नगर से। यहाँ उन्होंने जूतों की एक फैक्ट्री डाली जिसमें रबर और कैनवस के जूते बनते थे। 2 साल के अंदर ही बाटा का नाम छा गया। इतनी मांग बढ़ गई कि प्रोडक्शन को डबल करना पड़ा। देखते ही देखते फैक्ट्रियों के साथ स्कूल, क्वार्टर, अस्पताल वगैरह खुलने लगे। एक पूरा टाउनशिप ही बन गया जिसे बाटा नगर के नाम से जाना जाने लगा। साल 1939 तक बाटा भारत में हर हफ्ते 3500 जोड़ी जूते बेचने लगी थी और कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 4000 पहुंच चुकी थी। दिल्ली, पटना सहित कई हिस्सों में बाटा की फैक्ट्रीज खुल गई थी। अब बाटा की सफलता के पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि उन्होंने भारत के नर्म और गर्म मौसम के हिसाब से जूते बनाए थे। यहाँ गर्मी भी पड़ती है और यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है। ये मुलायम और आरामदायी जूते थे और इसी वजह से बाटा के जूते काफी पॉपुलर हुए। जैसा हमने पहले बताया, बहुत से लोगों को लगता है कि बाटा एक इंडियन कंपनी है और ऐसा सिर्फ आज नहीं है। शुरुआत से ही बाटा ने हमेशा खुद को एक देसी कंपनी की तरह पेश किया। भारत में बाटा ने जो विज्ञापन किए वो अनूठे थे। मसलन उन दिनों में टेटनस की बीमारी आम थी, इसलिए बाटा ने एक स्लोगन दिया, टेटनस से सावधान, छोटी सी चोट भी जानलेवा हो सकती है, इसलिए जूते पहनिए। सेल्स की दुनिया के एक चालू तरीके के बारे में आपने सुना होगा, चीज का दाम 10 रुपए नहीं लिखकर 9.99 पैसे लिख दो ताकि वो कम लगे। हम सब जानते हैं कि दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं, 1 पैसे का है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि ये तरीका आज भी काम करता है। कमाल की बात यह है कि इस तरीके का पहली बार इस्तेमाल बाटा ने किया हिंदुस्तान में। इसके अलावा दुकान पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगाना, मैगजीन में ऐड देना, इनकी शुरुआत भी बाटा ने ही की। हवाई चप्पलों का दौर भी बाटा ने शुरू किया। कंपनी का दावा है कि 21वीं सदी में 90% भारतीय बाटा की ही चप्पल पहनते हैं। एक और लेजेंडरी चीज जो बाटा ने बनाई और जो पहली बार हिंदुस्तान के लिए बनी वो थे टेनिस शूज, जिन्हें आप शायद सफ़ेद पीटी शूज के नाम से जानते होंगे। ये जूते पहली बार 1936 में लॉन्च हुए। ये भारतीय स्कूली बच्चों के लिए बनाए गए थे। एक इंटरव्यू के दौरान चार्ल्स पिंगल, जो बाटा फैमिली में 4थी पीढ़ी के मालिक हैं, वो बताते हैं कि सफ़ेद टेनिस शूज की पॉपुलैरिटी देखते हुए इन्हें विदेशों में भी बेचा गया, बाद में यूरोप में भी बिके, लेकिन वहाँ लोगों को पता नहीं था कि इनकी शुरुआत हिंदुस्तान में हुई। आंकड़ों की बात करें तो 1940 तक बाटा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई थी। इतनी बड़ी कि कंपनी में 5000 से ज़्यादा लोग फुल टाइम काम करते थे। आगे भी बाटा ने भारत में अपना कारोबार जारी रखा और इसमें कोई शक नहीं कि आज भी लोग बाटा को एक इंडियन ब्रांड की तरह देखते हैं। लास्ट में आपको बाटा के फाउंडर थॉमस बाटा की एक बात के साथ छोड़ के जाते हैं, जो या तो बाटा ही कह सकते थे या कोई जूते बनाने वाला। कई लोग बिस्तर पर ही अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि वो चलना बंद कर देते हैं। अगर तुम रुक गए तो समझो मर गए, अगर तुमने अपनी रफ्तार धीमी कर दी तो समझो तुम अधमरे हो गए। चलते रहने का नाम जिंदगी है, इसलिए चलते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।